ये में चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम पे, जिसमें मुख्य रूप से चोल राजवंश का विदेशी व्यापार में योगदान पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में चोल राजवंश को हम लोग दो बार अध्ययन करते हैं। एक संगमकालीन चोल राजवंश और दूसरा पूर्व मध्यकालीन चोल राजवंश। तो इन चोलों का जो शासन क्षेत्र था, यह देखें तो सुदूर दक्षिण का पेन्नार एवं कावेरी नदी आदि के क्षेत्रों में इनका साम्राज्य विकसित था। इनके जानने के भिन्न भिन्न स्रोत हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम देखें तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनके साहित्यिक स्रोत क्या हैं, जबकि हम लोगों ने इसके पूर्व के वीडियो में चोलों की उत्पत्ति, विकास और उनके राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था, किंतु संक्षेप में यहाँ पुनः हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे। तो हम देखें कि साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें तमिल साहित्य है, जिसमें संस्कृत साहित्य है, कन्नड़ साहित्य है एवं बौद्ध साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि संस्कृत साहित्य में महाभारत और कात्यायन की वर्तिका से भी आरंभिक चोलों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात जो संगमकालीन साहित्य हैं, 3 संगम हुए हैं, मदुरा, कपाटपुरम, मदुरा में, और इन तीनों में आप देखें तो साहित्यिक रचनाएं भी हुई थी, किंतु प्रथम एवं द्वितीय संगम के कोई साहित्य प्राप्त नहीं होता, किंतु तीसरे संगम के जो साहित्य हैं उनसे चोलों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और बाद के जो साहित्य हैं, खासकर शिल्पाधिकारम, मणिमेखला और जीवक चिंतामणि से भी उस समय की समाज और संस्कृति पर भी प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा आप देखें तो जो कन्नड़ साहित्य, जिसमें खासकर पंप की रचनाएं हैं, साथ ही बौद्ध साहित्य जिसमें महावंश का विशेष स्थान है, ये दक्षिण भारत का, खासकर चोलों का श्रीलंका के साथ जो संबंध है उस पर प्रकाश डालता है। साहित्यिक स्रोतों के अलावा हम देखें तो पुरातात्विक स्रोत भी चोल राजवंश के जानने का एक साधन है। इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य। तो हम देखें कि चोल राजाओं द्वारा अपने कार्यों की प्रशंसा में भिन्न भिन्न अभिलेख एवं दानपत्र जारी किए गए थे। तो उसमें हम देखें कि राज के लिंडन और तंजौर अभिलेख, राजेंद्र के तिरुवलगांडो करंडे दानपत्र, राजा धीराज प्रथम के मणिमंगलम अभिलेख एवं राजराज तृतीय के तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख। इसके साथ ही जो समकालीन राजवंश थे, जिनके साथ इनके संबंध थे, उसमें राष्ट्रकूटों के अभिलेख, गंग राजवंश के अभिलेख एवं चालुक्यों के अभिलेखों से भी चोलों के इतिहास पे एवं उनकी घटनाक्रम पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा हम देखें तो इनके सिक्के हमें 2 स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें एक धौलेश्वर से सोने के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, और दक्षिणी कनारा से हम देखें तो इनके रजत सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अधिक इस राजवंश के संबंध में विदेशी यात्रियों ने भी उल्लेख किया है, जिसमें हम लोग पेरिपल्स ऑफ एरेथियन सी को देख सकते हैं।
इसके अलावा टॉलमी की ज्योग्राफी, इसके अलावा आप देखें तो कॉस्मस के विवरण है, चीनी यात्री वैन सांग के यात्रा विवरण है, एवं 13वीं शताब्दी के चीनी यात्री चाओ जू कुआ के विवरण से भी हमें चोलों के राजनीतिक स्थिति एवं आर्थिक गतिविधियों के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश पड़ता है। तो हम देखें कि इस राजवंश को हमने पहले ही कहा कि हम लोग 2 बार पढ़ते हैं, एक संगमकालीन चोल और एक पूर्व मध्यकालीन चोल। तो संगमकालीन चोल राजवंश का लगभग 3री शताब्दी आते आते उनका डिक्लाइन प्रारंभ हो गया था, और उसके पश्चात आप देखें तो चोल राजवंश अंधकार युग में चला गया था। और पूर्व मध्यकाल में चोल पल्लवों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, और ऐसी अवस्था में 850 में विजयालय द्वारा पुनः चोल राजवंश का पुनरुद्धार कराया गया, और आदित्य जो इनके विजयालय के उत्तराधिकारी हैं, आदित्य ने चोल राजवंश को स्वतंत्र स्थिति में लाने का कार्य किया था। इस तरह हम देखें कि खासकर जो चोलों का आरंभिक इतिहास है उसका विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि चोलों के किन किन राजाओं ने विदेशी व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इसमें हमें 4 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें एक आरंभिक राजा, संगमकालीन, करिकाल के संबंध में। तो हम देखें कि करिकाल संगमकालीन चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने शासन व्यवस्था की बागडोर संभालते ही पेन्नार, दक्षिण वेल्लारो नदी आदि के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और अपने समकालीन चेर और पांड्य राजाओं को भी पराजित करके कावेरी नदी घाटी के क्षेत्रों में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इन विजयों से दक्षिण भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे वह भी इनके अधिकार में आ गए थे। इसके अलावा इन्होंने लगभग 12,000 युद्धबंदियों को लंका से लाकर समुद्री पुहारपत्तनम नामक बंदरगाह के निर्माण में लगाया था, जिससे यह ज्ञात होता है कि इन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में योगदान देने के लिए भिन्न भिन्न कार्य किया। साथ ही इन्होंने कृषि की सिंचाई के लिए कावेरी पर एक बांध का निर्माण कराया, जिससे भिन्न भिन्न नहरों को निकाला गया। और इस प्रकार हम देखते हैं तो लगभग इनका शासनकाल 190 ईस्वी के आसपास था। इसके पश्चात लगभग 3री शताब्दी के बाद चोलों का अंधकार युग प्रारंभ हो गया था, और पुनः लगभग 10वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण राजा राजराज की उत्पत्ति हो रही है, जो प्रांतक के पुत्र हैं, और वास्तविक रूप में पूर्व मध्यकाल में चोलों के पुनरुद्धारक के रूप में इन्हें माना जाता है। इन्होंने केवल भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की ही विजय नहीं की, बल्कि भारत के बाहर भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि इन्होंने दक्षिण के चेर और पांड्य राजाओं को पराजित करने के उपरांत
उनके भिन्न भिन्न बंदरगाहों पे भी अधिकार कर लिया था और इसके पश्चात उन्होंने श्रीलंका की विजय की थी। तो हम देखें कि इस समय श्रीलंका की विजय करने का उद्देश्य दो विद्वानों ने बताया है। कुछ लोगों का मानना है कि श्रीलंका पांड्य राजा का पक्ष लेकर दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करता था और इस कारण से चोलों ने श्रीलंका को पराजित किया। दूसरा, यह माना जाता है कि श्रीलंका इस समय एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग था, क्योंकि भारत से जो दक्षिण पूर्व एशिया या चीन के लिए व्यापार होता था वह 3 मार्गों से, एक ताम्रलिप्ति से अंडमान निकोबार होते हुए, एक सुदूर दक्षिण से श्रीलंका होते हुए मलय प्रायद्वीप पहुंचा जाता था और तीसरा हम देखें तो असम होते हुए, बर्मा होते हुए मलय प्रायद्वीप के क्षेत्रों में पहुंचा जाता था, जिससे यह अनुमान लगाया जाता था कि श्रीलंका की विजय केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि यह एक तरह के आर्थिक विजय भी थी, जिससे कि व्यापार में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसको रोका जा सके और उस पर अधिकार किया जा सके। इस समय हम देखें कि जिस समय श्रीलंका पे राजराज द्वारा आक्रमण किया गया, वहाँ का राजा महेंद्र था जो पराजित हुआ और श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्रों में जाकर शरण ली। ऐसी अवस्था में श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र था उसे चोलों ने एक प्रांत के रूप में स्थापित किया और श्रीलंका की जो प्राचीन राजधानी थी अनुराधापुर को ध्वस्त करके उसके जगह एक नई राजधानी पोलोनरुआ की भी स्थापना की गई थी। हम देखें कि इस संबंध में नीलकंठ शास्त्री का मानना है कि केरल और पांड्य राज्यों के साथ श्रीलंका ने एक संघ भी बना लिया था और इस कारण से भी चोलों ने श्रीलंका को पराजित किया था। श्रीलंका की विजय के पश्चात हम देखें तो राजराज ने श्री विजय के क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया था और साथ ही कई हजार द्वीपों वाले समुद्री क्षेत्रों की भी इन्होंने विजय की थी, जिसकी पहचान विद्वानों ने अलग अलग लगाया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह क्षेत्र लक्षद्वीप या मालदीव का क्षेत्र था। इतिहासकार राजवली पांडे ने इसकी पहचान मालदीव के रूप में की है। इस तरह हम देखें कि राजराज के श्रीलंका विजय दक्षिण एवं दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार को अपने अधिकार में लाने के उद्देश्य से किया गया था। इसके अलावा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय राज्य के साथ भी राजराज ने राजनीतिक संबंध स्थापित किए, जिससे व्यापार के क्षेत्र में और सुगमता हो सके। केवल दक्षिण पूर्व एशिया ही नहीं, इन्होंने एक दूत मंडल चीन भी भेजा था, जिसके संबंध में अनुमान लगाया जाता था कि यह दूत मंडल भेजने का उद्देश्य था व्यापार के संबंध में चीन से बात करना। इनके पश्चात, राजराज के पश्चात उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र राजेंद्र हुए। यह भी अपने पिता की तरह ही विस्तारवादी नीति का पालन करते थे, जिसने दक्षिण भारत की विजय के साथ ही उत्तर एवं पूर्व के राज्यों की भी विजय की थी। इसमें मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र शामिल थे और इस समय उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जो बंगाल में स्थित था और इस पर चोलों ने अधिकार कर लिया था। और इस क्षेत्रों पर विजय के भी 2 उद्देश्य लगाए जाते हैं। एक,
खासकर राजनीतिक विजय और दूसरी आर्थिक विजय, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ जो व्यापार हो रहे थे इस पीरियड में, वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से हो रहे थे और इसलिए उन्होंने बंगाल की विजय की। बंगाल के विजय के पश्चात हम देखें तो इन्होंने श्रीलंका के क्षेत्रों पर सैनिक अभियान किया। इसके पूर्व इनके पिताजी ने केवल श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों की विजय की थी, मगर राजेंद्र ने संपूर्ण श्रीलंका की विजय की। इस विजय के उपरांत हम देखें तो राजेंद्र ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में अभियान किया था, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने श्री विजय के शैलेंद्र राज्य पर आक्रमण किया और माना जाता है कि इनके राजा संग्राम विजयोतुंग वर्मन पराजित हुए और बाद में उन्होंने चोलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस समय हम देखें तो खासकर श्री विजय शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि का क्षेत्र था, जो व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। इसके बाद खासकर राजेंद्र ने समुद्र पार करके कटाह के क्षेत्रों की भी विजय की। इसी दौरान हम देखें तो कम्बोज के राजा ने राजेंद्र से संधि करने का प्रस्ताव दिया था और इस तरह हम देखते हैं कि खासकर राजेंद्र द्वारा दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों की विजय के उद्देश्य के संबंध में विद्वानों ने भी अलग अलग मत दिया है। इस संबंध में K.R. हॉल का मत है कि उस समय चोल राज्य एवं चीन के बीच व्यापारिक संबंध में श्री विजय के राज्य एक कड़ी का कार्य करता था, इसलिए राजेंद्र द्वारा श्री विजय के राज्य को जीतना आवश्यक था। और इसके अतिरिक्त इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री, रमेश चंद्र मजूमदार का इस संबंध में मत है कि उस समय चोलों का दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में व्यापार बढ़ता जा रहा था, जिसमें श्री विजय राज्य बाधा उत्पन्न कर रहा था। इसलिए खासकर आप देखें तो श्री विजय राज्य की विजय बहुत आवश्यक हो गई थी। राजेंद्र द्वारा इन विजयों के अलावा हम देखें तो अंडमान, निकोबार एवं पेगु खासकर बर्मा के क्षेत्र में स्थित राज्य की भी विजय की थी। इसका जो महत्व था दोनों का, तो हम देखें ताम्रलिप्ति से एक समुद्री मार्ग अंडमान निकोबार होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाता था। दूसरा एक जो स्थल मार्ग था वह बंगाल, असम होते हुए बर्मा, पेगु होते हुए मलय द्वीप के क्षेत्रों में जाता था। इसलिए उन्होंने अंडमान और पेगु क्षेत्रों की भी विजय की थी, जो राजनीति के विजय के साथ ही एक तरह से आर्थिक गतिविधियों के लिए किया गया विजय था। इसके अलावा हम देखें तो इनके पश्चात इनके जो बाद के एक अन्य राजा हैं कुलोतुंग, उनके शासनकाल के दौरान भी हम देखें तो व्यापारिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया था, मगर राजराज और राजेंद्र जैसी अपरिस्थितियाँ नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका इस समय तक आज़ाद हो चुका था और कुलोतुंग ने उसको मान्यता भी देती थी। मगर चोलों का उनके साथ वैवाहिक संबंध के माध्यम से श्रीलंका और चोलों का संबंध बनाए रखा गया था। दूसरा हम देखें कि कुलोतुंग ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 1077 के आसपास 92 सदस्यों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधा प्राप्त की जाए। इसके अलावा इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान मलय प्रायद्वीप के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध निरंतर बढ़ाए रखा। हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि राजराज
प्रथम राजेंद्र प्रथम कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे और इसमें राजेंद्र ने 2 बार दूत मंडल भेजा। इसके अलावा राजेंद्र के द्वारा श्री विजय के राज्य की विजय से चीन के साथ जो व्यापार था या व्यापारिक संपर्क का मार्ग था वह ज़्यादा सुगम हो गया था। चोलों के शासनकाल में देखें तो श्रीलंका पर चोल प्रभुसत्ता की स्थापना हो जाने से श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार बहुत, या कह सकते हैं कि जो मुख्य केंद्र था श्रीलंका और मुख्य बंदरगाह कह सकते हैं कैंटन जो चीन में था, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही थी और बहुत आसानी से व्यापार हो रहा था। इस समय दक्षिण भारत से हम देखें तो भिन्न भिन्न वस्तुओं की निर्यात की जा रही थी, जिनमें मुख्य रूप से काली मिर्च, इसके अलावा औषधि, कच्चा माल एवं सूती वस्त्र आदि शामिल थे। सूती वस्त्र का दक्षिण भारत में हम देखें तो उद्योग कालीकट के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था और इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि चोलों के शासनकाल में केवल आंतरिक व्यापार को ही बढ़ावा नहीं दिया गया था, बल्कि विदेशी व्यापार को भी उन्नत बनाने के लिए भिन्न भिन्न नगरों, भिन्न भिन्न क्षेत्रों एवं अनेक समुद्री मार्गों की भी विजय की गई थी, जिससे दक्षिण भारत का व्यापार चीन के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आदि देशों के साथ बहुत आसानी से किया जा सके। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पूर्व के 2 वीडियो में हमने चोलों की उत्पत्ति, विकास एवं उनके आरंभिक इतिहास, राज की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था, तो उसी का एक पार्ट है, मगर वह बीए के छात्रों के लिए था। ये वीडियो खासकर एमए फाइनल के छात्रों के लिए है, तो जो छात्र मेरी टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।